नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोक के में आप सभी का स्वागत है। देश की मुस्लिम महिलाएं 70 साल से 3 तलाक का टॉर्चर झेल रही हैं और इसी के खिलाफ केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि 3 तलाक निकाह, हलाला और एक से ज्यादा निकाह जो है वो गैर कानूनी है, कानूनी रूप से सही नहीं है। लेकिन 3 तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार के इस रुख को विपक्ष का समर्थन नहीं मिल रहा है। कोई एनसीपी की तरफ से एनसीपी जो है आरोप लगा रही है कि 3 तलाक के विरोध के पीछे हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। कांग्रेस और जेडीयू और लेफ्ट एफिडेविट दाखिल करने पर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को मुस्लिम समाज की राय लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए था और किसी भी समाज में सुधार समाज के अंदर से ही होना चाहिए। अब सवाल ये है कि भारत में जब 70 साल में 3 तलाक पर सामाजिक सुधार नहीं हो पाया तो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार को समाज के भरोसे क्यों छोड़े सरकार। और 3 तलाक जैसा मुद्दा जो मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए है वो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा कैसे हो सकता है। और क्या विपक्षी पार्टियां सिर्फ सरकार के विरोध के लिए अत्याचार का साथ दे रही हैं। इसी मुद्दे पर आपको एक जानकारी देना यहां बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जैसा पिछड़ा देश वो भी आज से 55 साल पहले 1961 में 3 तलाक पर बैन लगा चुका है। तो फिर हिंदुस्तान क्यों इस सामाजिक सुधार के मामले में पाकिस्तान जैसे देश से पिछड़ गया है। क्या देश की पॉलिटिक्स इसके लिए जिम्मेदार है, जिसे वोट की फिक्र तो है लेकिन मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा की फिक्र नहीं है। आज की बड़ी बहस इसी सवाल पर खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन। उससे पहले ये रिपोर्ट जल्दी से। इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को कानून के निर्देश में लाया गया है और वो शरिया का विरोधी नहीं है, तो भारत में ऐसा सोचना शरिया का विरोध कैसे होगा। केंद्र सरकार ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है जेंडर इक्वलिटी को लेके, दरअसल संघ का एजेंडा हिंदू राष्ट्र का आगे बढ़ाने का काम देश की सरकार कर रही है। कॉमन सिविल कोड के लेके बार बार भारतीय जनता पार्टी देश में सवाल खड़ा करती रही है। ट्रिपल तलाक का विरोध आखिर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा कैसे हो सकता है। एफिडेविट के पीछे उनकी मंशा ठीक नहीं है सरकार की। हम इस इशू को पर सहमत हैं और इसमें ये मुस्लिम समाज के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है और उठनी चाहिए। और ये बेहतर होगा कानून बना करके एफिडेविट करके जो सरकार है मौजूदा सरकार उसकी नीयत पर हमको संदेह है। खतरनाक बात क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट महिलाओं के नाम को लेकर अपना यूनिफॉर्म कोड को थोपना चाह रही है, इसलिए उसका पूरा खतरा है। मोदी जी और अमित शाह की गवर्नमेंट कभी भी दूर से भी मुस्लिम महिलाओं के लिए कभी नहीं सोच सकती। क्या कई पार्टियां सिर्फ सरकार के विरोध के लिए अत्याचार का साथ दे रही हैं? इस्लामी शरीयत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में न सरकार की तरफ से न अदालतों की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस किया जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की पूरी फ्रीडम और आज़ादी दी है। मुस्लिम लॉ में जो कानून इस्लाम है वो किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, न किसी इंसान ने बनाया है, न किसी आलिम दीन ने बनाया है, न किसी मुफ्ती ने बनाया है, न किसी बड़े मौलाना ने बनाया है, बल्कि ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून बदलता नहीं है। क्या मुस्लिम महिलाओं पर 3 तलाक का अत्याचार समाज के भरोसे छोड़ा जाना चाहिए? ये प्रजातंत्र में लोगों का मत जाना जाता है। लोगों का मत क्या है इस विषय पे, उसी हिसाब से सरकार को निर्णय लेने चाहिए। 70 साल से मुस्लिम महिलाओं से हो रहे अत्याचार पर अब तक किसका हाथ रहा है? सरकारों को
किसी भी धार्मिक मामले में और अक़लियत के जो मामले हैं उनमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। उनमें सुधार होगा तो चाहे वो कोई समाज हो, किसी धर्म का हो, उसके भीतर से भी सुधार चलते रहते। ये सही है या गलत है वो समाज अपने आप उसको ठीक करेगा, आज नहीं तो कल। क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते 3 तलाक पर पाकिस्तान पर पिछड़ा हिंदुस्तान? अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ना, मुस्लिम ऐसी 21 कंट्रीज हैं जहां पर तलाक पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन उससे पहले कि मैं गेस्ट का तारुफ आप लोगों से करवाऊं, कल रात 8 बजे ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में इसी मुद्दे पर सोशली हमने बहस की थी और इसीलिए आज इस मसले को हम पॉलिटिकली डिबेट करने वाले हैं और सारे के सारे जो मेहमान हैं वो पॉलिटिकल गेस्ट हैं हमारे। आज महिलाएं इसलिए नहीं हैं, मुस्लिम महिला खास तौर पर इसलिए नहीं है क्योंकि कल हम इस मसले पर तो यानी सोशल मसले पर पहले ही डिबेट कर चुके हैं। डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी के, केंद्र समिति जो बीजेपी की है उसमें ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और सर्जन है पेशे से। अभय दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस में मध्य प्रदेश की प्रतिनिधित्व करते हैं। राकेश सिन्हा साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आरएसएस विचारक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के प्रमुख हैं और हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मौलाना मोहम्मद सूफियान निज़ामी साहब भी हैं जो कि प्रवक्ता है दारुल उलूम फिरंगी महल, इस्लाम के जानकार हैं और प्रवक्ता मैंने बता दिया आपको फिरंगी साहब के। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर पात्रा आपके पास हर किसी का यही कहना है कि यहाँ पर मंशा कुछ और है, महिलाओं की तरक्की या उनका डेवलपमेंट मुस्लिम महिलाओं की वो नहीं है, मंशा है यूनिफॉर्म सिविल कोड और मंशा है कि कहीं ना कहीं इस मसले को आगे रखकर हिंदू राष्ट्र की लाइन में आगे चला जा सके। इस पर मुझे सफाई दे दीजिए पहले। देखिए, पहले तो यहाँ मौलाना साहब भी बैठे हैं, मैं उनको भी बड़े अदब से कहूँगा कि ये धार्मिक विषय नहीं है। मैं आपको, इस्लाम को, हिंदू धर्म को, सभी धर्म को इक्वली रेस्पेक्ट करता हूँ। दूसरी बात आपको यह जानना चाहिए, देश को आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहिए कि आखिरकार सरकार ने ये एफिडेविट क्यों सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। ये इसलिए सबमिट किया कि बहुत सारे पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में ट्रिकल तलाक के खिलाफ गए थे और अधिकांश पेटिशन मुस्लिम महिलाओं के थे। उन पेटिशंस को पढ़ने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सरकार की राय मांगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से भी अपनी राय मांगी, तो बाध्यतम सरकार को अपना राय देना ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी है। तीसरी बात, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय ही नहीं है, इसमें 3 मेजर विषय आते हैं। नंबर 1 जेंडर इक्वालिटी, अर्थात महिला और पुरुष दोनों कानून के निगाह में बराबर हो, महिला पुरुष से छोटा नहीं है। दूसरी बात इक्वालिटी, बराबरी। तीसरी बात नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार से भेदभाव न किया जाए। इन तीनों विषय के समागम को इसमें रखा गया है। ये प्लीज मैं बार बार क्लैरिफाई करता हूं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय नहीं है। देखिए, सरकार ने अपने एफिडेविट में क्या कहा है। सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है कि महिला और पुरुष बराबर होने चाहिए। हमारा जो संविधान है ये एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इस धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू महिलाओं का अलग अधिकार हो, मुस्लिम महिलाओं का अलग अधिकार हो, ये उचित नहीं है। दोनों सभी संप्रदाय के महिलाओं के बराबर के अधिकार हो और वो कॉन्फिडेंस के साथ, द एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है वो है कॉन्फिडेंस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। सभी महिलाएं कॉन्फिडेंस के साथ जिए, वो वनरेबल नहीं हो, वो डिग्निटी के साथ जिए और इक्वालिटी के साथ जिए। तो ये धर्म का विषय भी नहीं है, ये महिलाओं की समानता का विषय है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, मैं कुछ शब्द जो एफिडेविट में यूज किया गया है वो बताना चाहूंगा क्योंकि शब्द बहुत भारी और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखिए, जो टॉप कोर्ट को सरकार ने कहा है, उन्होंने कहा कि हमारी ये एफिडेविट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार जो आक्षेप लगाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का निर्माण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नो, वो प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये बातें बताइए डॉक्टर पात्रा। लिंग के आधार पर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, हर धर्म की महिलाओं को समाज में सिर उठाकर बराबरी से जीने का हक है। ये एफिडेविट जो दाखिल किया वो पॉइंटर्स हम लगातार बता भी रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि मंशा हमारी एकदम क्लियर है। अभय साहब, महिलाओं की अगर बेहतरी हो रही है वो किसी भी समाज की क्यों ना हो, दुबे जी, इसमें क्या गलती है?
सिर्फ चूंकि सरकार ये कदम उठा रही है इसलिए अपोज करना है? नहीं, देखिए रूबिका जी, साफ गोई से एक बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो चूंकि पार्टी की तरफ से मुझे किसी दूसरे विषय का प्रवर्तन किया गया था, यहाँ विषय दूसरा है, फिर भी मैं अपने व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति आपके सम्मुख रखता हूँ कि जब मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब का प्रादुर्भाव ही सुधार के लिए हुआ था, आप देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि उन्होंने सुधारवादी प्रक्रिया को ही आकार दिया और ये अधिकार महिलाओं को सौंपा कि वो अपने निकाह को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। उसे अगर कबूल नहीं है तो वो अस्वीकार कर सकती है। अधिकार मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को दिया गया। तो ऐसा नहीं है, रिफॉर्म्स धार्मिक दृष्टिकोण से निरंतर एक सुधारवादी प्रक्रिया हमको अपनानी पड़ेगी वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत। तो ये समाज को, मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी का प्रश्न है कि किस प्रकार अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो उनको उनके अधिकार सौंप दिए जाने चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण से भी ये उचित प्रतीत नहीं होता कि इस प्रकार की, आपने कहा कि 21 राष्ट्रों ने चूंकि इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया, तो ये कोई हमारे देश में ये प्रथा को बरकरार रखना, जब ये भी बात सामने आ रही कि इसमें धार्मिक दृष्टिकोण से इसको नहीं देखा जाए, मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मेरा मंतव्य ये है कि महिलाओं को उनके अधिकार सही समय है जब सौंप दिए जाने चाहिए, ताकि दृढ़ता से वो भी समानता के साथ इस समाज में भारतवर्ष की प्रगति के लिए काम कर सके। नहीं तो सर, फिर ये बात तो आप मानवीय आधार पर कह रहे हैं, आप जरा पॉलिटिकल आधार पर भी मुझे समझा दीजिए, कांग्रेस साथ है इस मसले पर मुस्लिम महिलाओं के या नहीं है साथ? नहीं, देखिए कांग्रेस ने तो हमेशा से साथ दिया है, महिलाओं के साथ दृढ़ता से कांग्रेस रही है। इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये राजनीति का विषय भी नहीं है। जहां पर मानवीय विषय हो वहां पर राजनीति कहाँ, चूंकि प्रजातंत्री व्यवस्था में और प्रजातंत्री तरीके से समाधान निकलेगा। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख है और सरकार ने अपना रुख स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख किया है, तो ये उसमें चूंकि समाज भी पार्टी है, सरकार भी है, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व है, तो अंततः सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का निर्णय लेना है कि क्या न्याय संगत है, क्या वो इस मतलब आप ये कह रहे हैं ये चीजें पॉलिटिक्स से परे हैं। वेलकमिंग थॉट है सर, ये पॉलिटिक्स से परे आप ये कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है पात्रा साहब इससे अग्री करेंगे आज की तारीख में कि अगर यहाँ पर किसी की बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो पॉलिटिक्स कम देखी जा रही है। ठीक है, अब मुझे मौलाना साहब के पास भी जाना है। मौलाना निजामी साहब, हर कोई आज की तारीख में मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा है। बार बार वो आंकड़ा मैं दिखा रही हूँ मौलाना साहब, जिसमें बकायदा मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनके बीच में जाकर सर्वे किया गया है। 90% मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के विरोध में हैं। 90% मुस्लिम महिलाओं ने 4 शादियों का भी विरोध किया है। 86% मुस्लिम महिलाएं चाहती है कि धर्मगुरु महिला अधिकारों के लिए आगे आए। 89% मुस्लिम महिलाएं इस मामले में सरकार से मदद चाहती हैं। 92% मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी चाहती ही नहीं है और 85 के लगभग प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं चाहती है कि निकाह के समय ही मेहर की रकम मिल जाए। क्या दिक्कत है? देखिए रूबिका जी, मैं संबित पात्रा साहब ने जो बात कही है मैं उससे इत्तिफाक नहीं रखता हूं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ये एक मजहबी एजेंडा है और आपको भी पता होगा कि निकाह मजहब इस्लाम का एक बहुत अहम रुकन है। निकाह का प्रोसीजर होने के बाद जब मियाँ बीवी के अंदर कशीदगी पैदा होती है तो शरीयत ने एक रास्ता इख्तियार कर दिया है कि भाई वो तलाक के ज़रिए से एक दूसरे से अलग हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी दूसरी कौमें जो हमारे साथ रहती हैं मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, आप उनके अंदर परसेंटेज देखेंगे कि अगर उनके दरमियान तलाक होता है तो तलाक का एक रास्ता ये होता है कि वो कानून में जाएं और कोर्ट्स में जाएं या फैमिली कोर्ट्स में जाएं। वहाँ की सूरत हाल ये होती है कि 10-10 साल 15-15 साल उस एक तलाक का जो मैटर होता है, केस होता है, वो अटका हुआ रहता है। बीवी को ये नहीं पता है कि वो तलाक कब होनी है, शौहर को नहीं पता है, उसके अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल के बारे में नहीं पता है कि वो उसका पिता कौन होंगे, उसकी माता कौन होंगी, उसके वालिद कौन होंगी, वालदा कौन होंगी। तो ये एक नज़रिया हमारे सामने है। एक दूसरा नज़रिया जो शरीयत इस्लाम ने बताया है वो ये है
कि भाई आपने अपनी रजामंदी से जब निकाह कर लिया और आपके दरमियान कशीदगी पैदा हुई, मर्द औरत पर जुल्म कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आप तलाक के जरिए से एक दूसरे से अलग हो जाएं और बीवी चाहे तो दूसरी शादी कर ले। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी मुसलमान को या हिंदुस्तान के किसी भी फर्द को कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपने जो ये बातें दूसरी बात ये है, ये हुजूर जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही थी वो आप दोहरा रहे हैं। अच्छी बात है, आप गलियों में जाइए, आप रूरल इंडिया में जाइए, वहाँ मोहल्लों में जाइए, मैं बता रहा हूँ, आप जानते हैं। देखिए सर, आप बहुत समझदार इंसान हैं। आप जो बातें कह रहे हैं, हम जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग कहते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन आप जानते हैं कि बच्चे ने अगर अपने पजामे में ही पेशाब कर दिया और माँ खाना बनाते वक्त नहीं ध्यान दे पाई, ये मैं बिल्कुल सच वाकया आपको बता रही हूँ, आता है मर्द और 3 तलाक कहकर मामला खत्म कर देता है। पत्नी ने अच्छा मुर्गा नहीं बनाया है, उसमें उसको अच्छे से खाना नहीं खिलाया है, 3 तलाक मामला खत्म कर देता है। आप तो जानते हैं ना साहब, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि कोर्ट जो है वो संभालेगा सारी की सारी चीजें। मैं जवाब दे दूं, इसमें क्यों सरकार को हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर चल रही है ये कहा जाए। देखिए कोर्ट नहीं, देखिए मैं इन सब बातों का जवाब नहीं दूंगा कि कौन हिंदू राष्ट्र पे चल रहा है और कौन मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है। मुझे जो सवाल आपने किया है मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए पहला सवाल आपने ये किया था कि जो बस्ती, जो रूरल एरियाज हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, उनमें हम देखते हैं, अभी आपने 90% जो बताया है सर्वे कि 90% महिलाएं ये चाहती हैं, 92% महिलाएं ये चाहती हैं कि ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए। अभी चंद दिन पहले ये रिपोर्ट्स आई थी कि जो 92% महिलाएं थी उनका परसेंटेज जो था और सैंपल ऑफ सर्वे था वो सिर्फ महज 4000 था, और उन 4000 महिलाओं में सबसे ज़्यादा वो महिलाएं थी, यानी वो परिवार थे, वो फैमिलीज थी जिनके अंदर न तो दुनियावी तालीम थी और न दीनी तालीम थी। तो बुनियाद जो इसकी रूबिका जी है वो गैर तालीम याफ्ता होना है, एजुकेशन नहीं होना है। मैंने कभी इस बात को नहीं कहा है कि 3 तलाक देना बहुत अच्छा अमल है। कुरान में, हदीस में, मोहम्मद साहब की बातों में जब हम उसका मुताला करेंगे तो हमें पता चलेगा कि शरीयत की नज़र में जो सबसे बुरा अमल है वो 3 तलाक का है, वो तलाक देने का है, वो किसी को छोड़ने का है। आप मुझे बताइए, आप इसके फेवर में हैं या नहीं? इस बात को भी समझना होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, देखिए मैं 3 तलाक, सीरिया, सऊदी अरब के देश, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे बैन कर चुके हैं साहब ट्रिपल तलाक को। देखिए दूसरा जवाब, मैं पहले इस बात का जवाब देता हूं जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, उसके बाद मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मिसाल दी उसका भी जवाब दूंगा। देखिए दिक्कत तलाक पर नहीं है, तलाक का जो मामला है भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अभी 6-7 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने दारुल क़ज़ाओं के काम की तारीफ की और उन्होंने कहा कि जो दारुल क़ज़ा पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। इसमें यह होता है कि ऑलरेडी आपके पास जो डेट्स लगी हुई हैं कोर्ट्स में, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस होते हैं कि जिनमें बहुत जल्द इंसाफ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ दारुल क़ज़ा में कोशिश ये की जाती है कि बहुत जल्दी इंसाफ मिल जाए। अगर मर्द किसी अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो उसको इंसाफ दिलाया जाए। अगर औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है तो ना रहे, उसको दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। लेकिन प्लीज प्लीज रूबिका जी मेरी पूरी बात सुन लें, मेरी पूरी बात सुन लें, ये जो आप बातें कह रहे हैं, मेरी पूरी बात सुन लें। ये बहुत ऑर्नामेंटल बातें हैं, आप इसको बहुत ज्यादा सजा कर पेश कर रहे हैं। असलियत ये है, मुझे लगता है रियलिटी है रूबिका जी, रियलिटी है। हम लोग दारुल क़ज़ा चलाते हैं, हमारे यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल में दारुल क़ज़ा है, आप आके देख लें। नहीं, एक सेकंड मौलाना निज़ामी साहब, एक सेकंड सुनिए आप। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ये कहता है कि भाई आदमी औरत को मार सकता है, गुस्सा आ जाए तो इससे बेहतर है कि तलाक दे दे। इतने बेतुके तो वो लॉजिक दे रहे हैं साहब, गलत बात। इतने बेतुके तो लॉजिक दे रहे हैं। डॉक्टर पात्रा कुछ कहना चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बात नहीं मौलाना साहब 1 मिनट जरा देखिए। मौलाना साहब ये अच्छी बात है कि आज हम लोग ऐसे धर्म के नाम पे नहीं लड़ रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। एक तरह से आप अपने विषय को रख रहे हैं और मैं भी एक वकील की तरह, मैं वकील हूँ नहीं मगर वकील की तरह पेश करना चाहूँगा। जो अभी रूबिका जी ने कहा वो एफिडेविट मेरे पास है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। मैं 2 पैराग्राफ पढ़ता हूँ जो जस्टिफिकेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ।
if there develops serious discord between the couple, the husband does not at all want to live with her, legal compulsions of time, consuming separation proceedings and expenses may deter him from taking the legal course. In such instances, he may resort to illegal criminal ways of murdering or burning her alive. देखिए, एक तो उसे जला सकता है और दूसरा उसे मार सकता है, इसलिए तलाक होना चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं डाइवोर्स प्रोसीडिंग इंस्टेड ऑफ ट्रिपल तलाक could damage a woman's chances of remarriage if the husband accuses her of loose character in the court। मगर एक बार हस्बैंड कोर्ट में कह दे कि मेरी पत्नी जो है उसका कैरेक्टर लूज है, तो उसका भविष्य हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है ये आज 21वीं शताब्दी है, इसमें राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ। देखिए, आप आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन। उसने लिखा है केवल सांस लेना राइट टू लाइफ नहीं है। एक महिला केवल सांस लेगी, सांस छोड़ेगी और जीते रहेगी, वही उसका जीवन नहीं है। सर उठा के जीना, मेरा शौहर मुझे कल छोड़ न दे, केवल इस बात के लिए कि बहुत छोटी सी हमारे बीच में तू मैं हो गई है, इस डर से वो जीवन भर न जीती रहे, और अगर छोड़ दे तो मुझे कुछ जीने का तरीका मिले। इन सब विषयों को कहते हैं राइट टू लाइफ। ये संविधान की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है। प्रोफेसर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर सिन्हा, आज की तारीख में जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, वो सीधा बीजेपी पर आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी इस तरीके का हलफनामा किसी सामाजिक केस को लेकर बहाना है, वो महज हिंदू राष्ट्र जो है वो आगे लाना है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हिंदू राष्ट्र लाना है, तो अमेरिका से लेकर यूरोप के अधिकांश देशों को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। एक दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, धार्मिक टेक्स्ट जो आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले लिखे गए, उनकी परिस्थितियां अलग थी। मैं धार्मिक नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि सीताराम येचुरी और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के व्यूह चक्र से अपने आप को बाहर निकालें। मुस्लिम समाज में जो चर्निंग हो रहा है उसको देखिए। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यह आधुनिकता का एजेंडा है, यह मॉडर्न सेकुलर स्टेट का एजेंडा है। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के दशक में सेकुलरिज्म को हाफ सेकुलरिज्म बना दिया था जब हिंदू कोड बिल लाए थे। आज यदि नरेंद्र मोदी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है, मुस्लिम महिलाओं को न्याय देती है, तो सेकुलरिज्म का पूरा चक्र पूरा होता है, फुल सेकुलरिज्म भारत में होगा। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, टेक्स्ट का दो इंटरप्रिटेशन होता है, एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव आधुनिक प्रगतिशील, दूसरा मध्ययुगीन प्रतिक्रियावादी मिडिवल रिएक्शनरी। आज भारत के जो नेतागण हैं उनको मैं सीताराम येचुरी का एक उदाहरण देता हूं। आपने विपक्ष की बात की। 5 मई 1986 को AK सेन लॉ मिनिस्टर थे राजीव गांधी सरकार में। जब साहबानो प्रकरण आया तो हिंदू मुस्लिम महिला के प्रोटेक्शन के लिए वो कानून लाए, अर्थात उनके पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब उन्हीं की पार्टी के नेता सोमनाथ चटर्जी, जिन्हें उन्होंने बाद में निकाल दिया फिर गले लगा लिया, सोमनाथ चटर्जी ने कहा है इट इज ए रेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पार्लियामेंट सदन के भीतर उन्होंने कहा यह तो संविधान के साथ बलात्कार है, आप जेंडर जस्टिस के साथ अन्याय कर रहे हैं। और आज सीताराम येचुरी कह रहे हैं हिंदुत्व का एजेंडा है। नहीं तो फिर सवाल ये भी है प्रोफेसर सिन्हा कि हिंदुओं में भी ऐसे बहुत सारे हिंदू महिलाओं को लेकर भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिनकी वकालत की जरूरत है, वो वकालत करते हुए संघ क्यों नहीं नजर आती है? देखिए, एक बात मैं बता दे रहा हूं, आज महिलाओं के मामले में कई प्रकार के सुधार की जरूरत है, लेकिन मैक्रो लेवल पर देखिए, दहेज के प्रति कानून बना, सती प्रथा थी जिसको बहुत से हिंदू ऑर्थोडॉक्स मानते थे, सती का रिलीजियस टेक्स्ट से देखते थे। रिलीजियस टेक्स्ट में अनेक प्रकार की सती की कहानियां हैं, लेकिन सती पर आज प्रतिबंध लगा। कोई सती के कथित स्थल पर जाता है, रूप कंवर नाम था जो राजस्थान में सती हुई थी, उनके स्थल पर जाकर दिखा दे, उसे जेल के अंदर कर दिया जाएगा। तो सवाल उठता है कि ऑर्थोडॉक्स और प्रतिक्रियावादी ताकतों पर राज्य नियंत्रण करेगी कि ऑर्थोडॉक्स और कट्टरपंथी ताकतों को प्रोत्साहित करेगी। राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में घुटना टेका था और विपक्ष आज भी उसी युग में जी रहा है। विपक्ष को यह मालूम नहीं है, महसूस नहीं हो रहा, वो जमीन से कट गए हैं कि मुसलमानों का नेतृत्व बदल रहा है। मुसलमानों का जो नेतृत्व आ रहा है वो टर्की को देख रहा है। टर्की ने 1921 में मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, टर्की में 98% मौलाना निजामी आपसे, मौलाना निजामी हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपसे एक बात और मैं कह दूं,
10 सेकंड प्रोफेसर। एक बात उनको मैं बता दूं मौलाना साहब को, पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है, वहां भी 1956 में जब वहां के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया, दूसरी शादी कर ली, तो वहां महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और सरकार को कानून बदलना पड़ा। श्रीलंका ने 2006 में कानून बदला, तो आप श्रीलंका के कानून को मुस्लिम प्रोफेसर सिन्हा कल मैं मुस्लिम महिलाओं से बातचीत कर रही थी डिबेट में, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं, चाहे ना चाहे दूसरी कंट्री से कंपेयर ही क्यों करें, तब भी यह कानून बदलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। प्रोफेसर सिन्हा, मुस्लिम महिलाएं कल ये कह रही थी कि हम क्यों पाकिस्तान से कंपेयर करें, हम क्यों किसी और देश से कंपेयर करें, हिंदुस्तान की सरजमी पर हमें जो चेंजेस चाहिए वो सरकार हमें दे रही है, हम इससे बहुत खुश हैं। बहरहाल, लेकिन सवाल फिर दूसरा जो खड़ा होता है वो ये है कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी से चीजें बदल जाएंगी क्या? मौलाना निजामी जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सिन्हा साहब ने बात की है, बड़ी लंबी तफसील से बात की है उन्होंने। पहली बात तो ये है कि संबित पात्रा साहब ने आर्टिकल 21 का हवाला दिया। मैं उनसे सवाल ये करता हूं कि आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स की दफ़ा 25 है उस पर उनका नज़रिया क्या होगा, और हिंदुस्तान के आइन की जो आर्टिकल 44 है उसमें जो आज़ादी दी गई है वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जहां तक पाकिस्तान को इन्होंने इस्लामिक कंट्री कहा है, तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का कोई मुसलमान पाकिस्तान को कोई किसी तरीके से इस्लामिक कंट्री नहीं मानता है। किसी भी देश का हाकिम, बादशाह, प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होना इस बात की दलील नहीं है कि वो देश इस्लामिक है। आपको सिन्हा साहब मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो ट्रिपल तलाक के इशू पर सरकार का मौकिफ है वो वहां के मजहबी लोगों के साथ नहीं है। मैंने कहा बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की, साइप्रस सभी कंट्री ने बदलाव किया, तो भारत के मुसलमानों के लिए क्यों बदलाव? क्या वो कुरान का अगेंस्ट है? क्या इस्लाम का अगेंस्ट है? मेरा ये मुद्दा है। आप बात तो सुने, आप उस पर नहीं आ रहे हैं। देखिए, कौन इस्लामिक कंट्री है कौन नहीं है, ये विवाद नहीं है। रूबिका जी ने बुनियादी सवाल उठाया है कि भारत की मुस्लिम महिलाएं विदेशों को क्यों देखें? जो बात कही गई है वो कतई तौर पर इस्लामी मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार नहीं किया है। उन्होंने अपने डिक्टेटरशिप को अवाम पर थोपने की कोशिश की है। वहां के उलमाए किराम हमेशा से इस फतवे और इस हुक्म के खिलाफ रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए मैं न पाकिस्तान को जानता हूं, न बांग्लादेश को जानता हूं। अगर इस्लामिक कंट्री जहां पर इस्लाम फॉलो करे, मौलाना निजामी साहब, हमें पाकिस्तान जाना ही नहीं है। मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहती है। वो सऊदी अरब भी नहीं जा रही है, वो सूडान और सीरिया भी नहीं जा रही है। वो ये कह रही हैं कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुस्लिम हटाकर मुस्लिम मर्द हो जाना चाहिए। थोड़ा समय दीजिए। ये मुस्लिम मर्द हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौका दीजिए, सरकार का पक्ष रखना है। ठीक है, डॉक्टर पात्रा, नहीं, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हैं रूबिका जी। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप संबित साहब आप जवाब दीजिएगा। आपने जो बात कही है जो मुस्लिम पर्सनल के ताल्लुक से संबित पात्रा साहब ने जो कोटेशन कोट किया था वो मैं बता रहा हूं, मैं वो आपको बात बता रहा हूं कि देखिए वो बात ये थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कभी ये नहीं कहा कि अगर मर्द तलाक मार रहा है तो तलाक दे देनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने यह बात कही है कि जो औरतों पर मजालिम हो रहे हैं और वो 10-10 साल 15-15 साल कोर्ट के चक्कर लगाती हैं, उसके बाद 10 साल 15 साल के में उनको तलाक मिलता है, कहीं कोई खुदकुशी करता है, कहीं किसी को जला दिया जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में इसकी मिसालें मौजूद हैं। इससे बेहतर तरीका यह है कि अगर किसी की नहीं निभ रही है, नहीं बन रही है, तो आप तलाक के जरिए से रास्ता दूसरा इख्तियार करें। बरगलाइए मत। तलाक देने के बाद औरत को तो घर से बाहर कर दिया जाता है। आप गलत नहीं नहीं मौलाना निजामी साहब, वो खुला होता है जब महिला को आप महिला को परमिशन लेनी पड़ती है। कितने मुस्लिम नहीं मौलाना निजामी साहब, नहीं बरगलाइए मत। तलाक तो आप यूं चुटकी में कह देते हैं, वो तो महिला है जिसे खुला लेने के लिए दिक्कत होती है। वो लंबा जो घूमना पड़ता है, वो महिलाओं को घूमना पड़ता है। मुसलमानों के साथ मौलाना साहब आपके बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जानती है। दो सवाल है मौलाना साहब, ये जेंडर जस्टिस का मुद्दा है, ये हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व जेंडर जस्टिस में विश्वास करता है, आज स्थापित हो गया है। आप देखिए, लैंगिक न्याय मिले, महिला पुरुषों के अधिकारों में कोई नहीं दे रहे हैं।
आप किस बात की भलाई कर रहे हैं? अगर आपको इतनी हमदर्दी है, आप यूनिवर्सिटीज कायम करें जहां मुस्लिम औरतें तालीम हासिल करें। रूबिका जी, आप ऑफिशियल उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। मौलाना निजामी साहब, नहीं, आप असलियत पर पर्दा डालने का काम करें। एक सेकंड रुक जाइए, अब डॉक्टर पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, एक मिनट रुक जाइए। प्रोफेसर सिन्हा एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। देखिए, मैं यहाँ डिबेट में एक बात क्लियर कर दूं, इस डिबेट में मैं कतई भी चिल्लाऊंगा नहीं और लड़ाई का विषय नहीं है। मौलाना साहब मेरे दुश्मन नहीं हैं। मौलाना साहब और मैं इस देश के हिस्सा हैं और ये डिबेट एक बहुत ही संजीदगी के साथ कैरी फॉरवर्ड करने वाला डिबेट है। मौलाना साहब, मैं ससम्मान कह रहा हूँ, प्लीज़, आपको मैंने शुरू में कहा कि हम, आप सही बात है, हमें बकाया एक वकील के रूप में यहाँ विषय को रखना है, क्योंकि हम डिबेट में लड़ेंगे तो देश में संदेश जाएगा कि ये हिंदू भी मुस्लिम का विषय है। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये जेंडर इक्वालिटी का विषय है, ये महिला और मर्द का विषय है। प्लीज़ मौलाना साहब, आप और मैं यहाँ दुश्मनों की तरह नहीं, दोस्त की तरह नजर आना चाहिए। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं सवाल का जवाब दे दूं। आपसे किसी बात की लड़ाई नहीं है, मैं जवाब दे दूं, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि सरकार का जवाब मैं रख रहा हूं। आपने सरकार से एक जवाब पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं, आपकी आवाज कोई नहीं दबाएगा, आपकी आवाज कोई नहीं दबाएगा, ये मेरी तरफ से, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं प्रवक्ता भाजपा का। आप मुझसे सब सवाल पूछें और क्लैरिटी के साथ जाएं। आपने एक सवाल पूछा कि मैंने आर्टिकल 21 के विषय में बात की, तो आर्टिकल 25 का क्या हो? जो जनता सुन रही है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 25 रिलीजियस राइट। आप धर्म में किस प्रकार का हस्तक्षेप दे रहे हैं? देखिए, इसमें भी सरकार ने कहा है, देखिए आर्टिकल 25 में इम्यूनिटी होता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर। सरकार ने कहा, देखिए ये जो विषय है ट्रिपल तलाक का, ये धार्मिक विषय इसलिए नहीं है क्योंकि 10 ऐसे देश, सरकार ने 10 देशों का उदाहरण दिया, जो कि अभी रूबिका जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कहा, 10 ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर ट्रिपल तलाक नहीं फॉलो होता है, मगर वो शरिया फॉलो करती है क्योंकि वो इस्लामिक देश। आपके जो दूसरे विपक्षी साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि भीतर से सुधार होता है, आप ऊपर से कोई चीज नहीं थोप सकते हैं। आपने किसी तरह का मशवरा, किसी तरह की बातचीत क्यों नहीं की उलेमाओं से और महिलाओं से? देखिए, मैंने आपको जैसे डिबेट आरंभ हुआ इस पूरे विषय के परिप्रेक्ष्य को बता दिया था कि यह सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की राय मांगी थी, क्योंकि बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत मुस्लिम महिलाओं द्वारा डाला गया था। तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने अपनी राय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार संविधान विधित राय को रखा है, जो संविधान में लिखा है। और ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं बताना भूल गया था, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एफिडेविट डाला है, उसमें भी उन्होंने ट्रिपल तलाक को अनडिजायरेबल, क्योंकि एफिडेविट अंग्रेजी में डाला गया है, जो शब्द लिखा गया है वो अनडिजायरेबल है, कोट अनकोट, कि यह प्रैक्टिस अनडिजायरेबल है और इसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए एलिवेट ना किया जाए। मगर ये 2 कारण हैं जिसके कारण हम इसके साथ खड़े हैं। 2 कारण मैंने आपको बताया था, आपने भी वो 2 कारण। मेरे पास आखिरी 40 सेकंड है, मैं इसको ब्रेक करना चाहूंगी। ठीक है डॉक्टर पात्रा। प्रोफेसर सिन्हा, आप लेट जुड़े हैं, इसीलिए 20 सेकंड आपको और उसके बाद मौलाना निजामी को 20 सेकंड। प्लीज 20 से ऊपर मत जाइएगा। प्रोफेसर सिन्हा, देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, विपक्ष के पास न इतिहास बोध है न समाज बोध है। मैं खास करके वामपंथियों को कहना चाहता हूं, AAFIG एक बड़ा नाम है भारतीय समाजशास्त्र में। मोइन शकील बड़े समाजशास्त्री थे। हुमायूं कबीर, 3 मुस्लिम नेताओं का नाम लेता हूं जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। आचार्य JP कृपलानी समाजवादी थे जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नेहरू को कहा यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं अपनाते हैं तो भारतीय राज्य सांप्रदायिक है। इसलिए इतिहास बोध समाज बोध के साथ आप अपनी राय को बदलिए। देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा रूबिका जी कि संबित साहब ने अपनी बात कही है, राकेश साहब ने भी अपनी बात कही है। मैं ये सिर्फ बात कहना चाहूँगा कि ट्रिपल तलाक जो इस दौर में जारी है वो हमारा कानूनी हक है और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि हम अपने मजहब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करें, और इससे मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकता।